गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। संभवतः गुप्त लोग कुषाणों के सामंत थे। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसने अश्वमेध कर्ता, विक्रमक एवं परम भागवत की उपाधि धारण की। इसे कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त श्री विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया जाने से लगाया गया है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिशेन था। इसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त था। गया एवं नालंदा से मिले 2 ताम्र लेख में समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त सेकंड हुआ, जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसके शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त सेकंड ने चांदी के सिक्के चलाए। चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। यह उपाधि इससे पूर्व 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के शासक ने भी पश्चिमी भारत में शक क्षत्रपों पर विजय पाने के उपलक्ष्य में धारण की थी। साव चंद्रगुप्त सेकंड का राजकवि था। चंद्रगुप्त सेकंड के समय में पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे। अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी, जिसे नवरत्न कहा गया है। महाकवि कालिदास संभवतः इनमें अग्रगण्य थे। कालिदास के अतिरिक्त इनमें धन्वंतरी, छापणक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकपर, वाराहमिहिर एवं वररुचि जैसे विद्वान थे। चंद्रगुप्त सेकंड का सांध्य विग्रहिक सचिव वीरसेन शैव मतालंबी था, जिसने शिव की पूजा के लिए उदयगिरी पहाड़ी पर एक गुफा का निर्माण करवाया था। वीरसेन व्याकरण, न्याय मीमांसा एवं शब्द का प्राकांड पंडित तथा एक कवि भी था। चंद्रगुप्त सेकंड का उत्तराधिकारी कुमार गुप्त फर्स्ट या गोविंद गुप्त हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। कुमार गुप्त फर्स्ट का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हूणों का आक्रमण शुरू हो गया। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी, जिसके शासक को गोपना कहा जाता था। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भूक्ति या प्रांत थी, जिसके शासक उपरिक कहलाते थे। भूक्ति के नीचे विषय या जिला नामक प्रशासनिक इकाई होती थी, जिसके प्रमुख विषयपति कहलाते थे। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट एवं भाट कहा जाता था। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंडपाशिक कहलाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामिक कहलाता था एवं अन्य सदस्य महत्तर कहलाते थे। ग्राम समूहों की छोटी इकाई को पेट कहा जाता था। गुप्त शासक कुमार गुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख है। भूराजस्व कुल उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था। सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दीनार कहा गया है।
गुजरात के बाद गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए जो केवल स्थानीय लेन देन में चलते थे। गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर: विष्णु मंदिर, तिगवा, जबलपुर, मध्य प्रदेश। शिव मंदिर, भूमरा, नागौदा, मध्य प्रदेश। पार्वती मंदिर, नैना कुठार, मध्य प्रदेश। दशावतार मंदिर, देवगढ़, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। शिव मंदिर, खोह, नागौद, मध्य प्रदेश। लक्ष्मण मंदिर, भीतरगांव, कानपुर, उत्तर प्रदेश। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन ओशनम स्मृति में मिलता है। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा उन्होंने इसे राजधर्म बनाया था। विष्णु का वाहन गरुण गुप्तों का राज चिन्ह था। गुप्तकाल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़, जिला ललितपुर का दशावतार मंदिर है। यह बेतवा नदी के तट पर स्थित है। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष हैं, जिनमें गुफा संख्या 16 एवं 17 ही गुप्तकालीन है। इसमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन्न राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण एवं महापरिनिर्माण की घटनाओं से संबंधित चित्र उद्धृत किए गए हैं। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित हैं। गुप्तकाल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा है, जो बाघ, जिला धार, मध्य प्रदेश नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई थी। गुप्तकाल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबिल के बाद इसका स्थान दूसरा है। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। उसने सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण बताए। आर्यभट्ट पहले भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक थे जिसने घोषणा की कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। बराह मिहिर ने बृहद संहिता, पंच सिद्धांत बृहज्जाक और लघु जातक की रचना की। बृहद संहिता में नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास और भौतिक भूगोल के विषयों पर चर्चा की गई है। ब्रह्मगुप्त इस युग के महान नक्षत्र वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ थे। उन्होंने न्यूटन के सिद्धांत की पूर्व कल्पना कर ली थी और यह घोषणा की थी कि प्रकृति के एक नियम के अनुसार सभी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती हैं, क्योंकि पृथ्वी स्वभाव से ही सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। गुप्त काल में पल कान्व ने पशु चिकित्सा पर हस्तायुर्वेद लिखा। नवनीतकम की रचना गुप्त काल में की गई है। इस पुस्तक में नुस्खे, सूत्र और उपचार विधियां दी गई हैं। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में हुई। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। संस्कृत गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपयका कहा जाता था। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में ही हुई। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास गुप्त काल में ही हुआ। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया। गुप्त काल लौकिक साहित्य के सृजन के लिए स्मरणीय है। भास के 13 नाटक इसी काल के हैं। कालिदास की कृति अभिज्ञान शाकुंतलम, राजा दुष्यंत एवं शकुंतला के प्रेम की कथा, द्वितीय भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ। ऐसी प्रथम रचना है भगवत गीता। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी।